वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज़ के बारे में जो कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि ज़ीरो सम गेम थ्योरी जो होती है वो अप्लाई होती है किसके ऊपर। ऑप्शन है आपके मर्केंटिलिज्म, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम एंड न्यू ट्रेड थ्योरी। तो इसका जो आंसर है वो है मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म का क्या मतलब होता है? ये एक इकोनॉमिक थ्योरी होती है जो कि एम करती है कि कंट्री का जो भी वेल्थ या पावर हम इंक्रीज करेंगे वो हम कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर और इम्पोर्ट्स को कम कर कर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो हमारा वेल्थ है वो फाइनाइट होता है और जो भी कंट्री के पास गोल्ड या प्रीशियस मेटल्स होते हैं उसके थ्रू हम उस वेल्थ को मेजर करते हैं। अब जीरो सम गेम थ्योरी का क्या मतलब है जो हम इससे इसको रिलेट कर रहे हैं? जीरो सम गेम थ्योरी का ये मतलब है कि इसके अंदर अगर एक कंट्री को बेनिफिट हो रहा है तो वो बेनिफिट किसी दूसरी कंट्री के लॉस की कॉस्ट पर हो रहा है, यानी अगर एक को बेनिफिट होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। तो आफ्टर ऑल इट इज कॉल्ड की जीरो सम गेम, यानी एक का फायदा दूसरे का नुकसान। हम इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो होती है इसमें इसका क्या मतलब होता है। इसके अंदर ये होता है कि मान लीजिए एक कंट्री है तो अगर वो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है तो वो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकती है एज कम्पेयर टू इट्स कम्पेटिटर। और वो कैसे कर सकती है? वो ऐसा कर सकती है बाय लोअरिंग इट्स कॉस्ट। अगर मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दूंगी तो मैं कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगी अपने कॉम्पिटिटर से। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम क्या कहती है। प्राइसेस ऑफ आइडेंटिकल जो भी हमारा मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होंगे, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे जो आइडेंटिकल हैं वो इक्वलाइज हो जाते हैं दो कंट्रीज के बीच में जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करने लगते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए दो कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड हो रहा है। ट्रेड हो रहा है तो धीरे धीरे दोनों कंट्रीज के अंदर जो लेबर की कॉस्ट रहेगी वो सेम होनी शुरू हो जाएगी, या जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो रेंट है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो सिमिलर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एम्प्लॉयड अंडर। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसका जो कंसेप्ट है ये किस में आता है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी या एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या होएगा? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। और इसका आंसर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखिए अगर आपके पास दो अल्टरनेटिव है, मान लीजिए मेरे पास घर की बिल्डिंग है, ठीक है, या तो मैं उसको अपने ऑफिस के पर्पज से यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं उसको ऑफिस के पर्पज से यूज़ नहीं करूँगी तो मैं उसको रेंट पे दे सकती हूँ। तो यानी मेरे पास दो अल्टरनेटिव है। जब मैं बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करती हूँ तो यानी मैं दूसरे अल्टरनेटिव से होने वाले बेनिफिट्स को जाने दे रही हूँ, तो वही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स लॉस्ट बाय द बिजनेस ड्यू टू चूजिंग द अदर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, जो भी हम ऑल्टरनेटिव को फोरगोन कर देते हैं, जिसको हम जाने देते हैं, उससे जो हमें प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है, वो ही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या रहेगा? सेकंड का आपका आंसर होएगा सी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कंट्रीज विद अबंडेंट ऑफ कैपिटल शुड फोकस ऑन। जिन कंट्रीज के पास कैपिटल ज़्यादा मात्रा में होती है उन्हें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? लेबर इंटेंसिव गुड्स पे, यानी जिसमें लेबर ज़्यादा लगती है, कैपिटल इंटेंसिव गुड पे जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगती है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, या फिर इंपोर्टिंग मोर मशीनरी। तो ये तो दिख ही रहा है, जब हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है तो हम कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाएंगे जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड नेटवर्क इफेक्ट रिजल्टिंग इन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स इज रिलेटेड टू। यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पहली बात तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब समझिए क्या होता है। जब हम ज़्यादा बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है।
ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक मशीनरी है, मैं एक मशीनरी से 10 प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी ज़्यादा आएगी। जब मैं उसी मशीन से 100 प्रोडक्ट बनाने शुरू करूँगी तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। इसके बाद आता है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे गुड्स या सर्विसेज होते हैं उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना, ठीक है, ड्यू टू द अदर यूजर्स। मान लो मैं उसको आगे सेल कर रही हूँ, फिर उसका नेटवर्क के थ्रू वो आगे जा रहे हैं, यानी अदर यूजर्स की वजह से जब उसकी गुड्स या सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू द नेटवर्क्स, तो वो होता है नेटवर्क इफेक्ट। तो ये दोनों फीचर जो होते हैं हमारे न्यू ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। इसके अलावा 3 फीचर आपने और याद रखने हैं जो न्यू ट्रेड थ्योरी के, मैंने ये लिखे हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर ये मान के चलती है कि जिसके पास ज़्यादा पावर है वो मार्केट के अंदर राज करता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है, जो कि रियलिस्टिक होता है, यानी सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में तो हम ये मान के चलते हैं कि सारे गुड्स होमोजीनियस हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं होते, तो इसीलिए इम्परफेक्ट कंपटीशन को माना जाता है, मोनोपोलिस्टिक माना जाता है, और कंपैरेटिव एडवांटेज को भी ये कंसीडर करके चलता है, ठीक है। यानी आप अपने कंपेटिटर से जो है कम कॉस्ट के ऊपर माल बना सकते हो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, उसी को हम कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ये जो फीचर हैं ये न्यू ट्रेड थ्योरी के हैं। एक ये फीचर भी है, एक ये है, और 3 ही है, टोटल आपके 5 फीचर्स हैं। इसके अलावा इसमें एक ये है एचओ थ्योरी, इसको हम कहते हैं हेक्सचर-ओइलियन थ्योरी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि कंट्री जो, मतलब ये जो मॉडल है हमारा, ये प्रिडिक्ट करता है that country will specialize in producing goods that uses factors that they have in abundance and import those goods that use factors which they have in scarcity। यानी मान लीजिए कोई भी कंट्री है तो वो उन गुड्स को ज़्यादा मात्रा में बनाएगी जिसके रिगार्डिंग उसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा अवेलेबल है, और उन गुड्स को वो कम मात्रा में बनाएगी जिसके रिगार्डिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके पास कम मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज थ्योरी इज रिलेटेड टू। लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही गया था, न्यू ट्रेड थ्योरी था इसका आंसर, जिसके ये दोनों फीचर न्यू ट्रेड थ्योरी के हैं, और इसके साथ 3 एडिशनल और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मूवर एडवांटेज थ्योरी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का क्या मतलब होता है कि आप जब मार्केट में सबसे पहले किसी चीज़ को लॉन्च करते हो तो उस वजह से आपको जो कंपेटिटिव एज मिलता है, दूसरों से ज़्यादा फायदा आपको मिलता है क्योंकि आपने उसको सबसे पहले लॉन्च किया, तो वही होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका न्यू ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। इसका आंसर रहेगा सी, ये आपका न्यू ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। विच थ्योरी कंसीडर बुलियन एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए बुलियंस का क्या मतलब होता है, जो भी आपका फिजिकल गोल्ड है या जो हाई क्वालिटी सिल्वर है, ठीक है, जिसको जनरली हम बार्स की फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, या कॉइन्स की फॉर्म में रखते हैं, तो वही हमारे बुलियंस होते हैं। और बुलियंस जो होते हैं वो आपके मर्केंटलिज्म थ्योरी का पार्ट होते हैं, क्योंकि मर्केंटलिज्म ही इस चीज़ को कंसीडर करता है। हमने ऊपर भी इसके बारे में पढ़ा था कि मर्केंटलिज्म के अंदर जो वेल्थ होता है वो फाइनाइट होता है, और वेल्थ इज मेजर्ड बाय गोल्ड या कॉइन या जो प्रीशियस मेटल्स कंट्री के पास होते हैं वो, तो इसीलिए बुलियंस को कंसीडर करता है मर्केंटलिज्म, तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा डी। 7th क्वेश्चन देखिए, प्राइसेस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स आर इक्वलाइज्ड अंडर। तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम, यानी दो कंट्रीज के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो सिमिलर नेचर के हैं उनकी वैल्यू इक्वलाइज होने लग जाती है जब वो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, फैक्टर अबंडेंस इज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फैक्टर अबंडेंस की बात कौन सा करता है, एचओ थ्योरी। एचओ थ्योरी तो ये कहता है कि आपके पास जब जो सा फैक्टर ज़्यादा मात्रा में है आप उसी तरह की गुड्स ज़्यादा बनाओगे जिसमें वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और जो कम मात्रा में है वो कम बनाओगे, तो इसीलिए इसका आंसर तो हमें पता चल ही गया क्या है, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये भी आपको पता है क्या होता है, न्यू ट्रेड थ्योरी के बारे में मैंने बता दिया 5 फीचर्स, और फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम, तो ये आपके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद इन द कंट्री देन इट इज कॉल्ड। अगर गुड्स विद इन अ कंट्री एक्सचेंज हो रहे हैं तो उसको हम इंटरनल ट्रेड का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मनी कॉस्ट इज कंसीडर्ड बाय।
देखिए कॉस्ट आपकी मनी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी मॉनेटरी आपके खर्चे होते हैं गुड्स को बनाने पे वो मनी कॉस्ट होते हैं, बट जो भी आपको पेन या डिस्कम्फर्ट बियर करना पड़ता है वो आपकी रियल कॉस्ट होती है। और मनी कॉस्ट को कंसीडर कौन करता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 10 एमसीक्यू मैंने डिस्कस किए और हमने काफ़ी कंसेप्ट इसके अंदर डीप में डिस्कस कर लिए हैं। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।